नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। तो हिंदी साहित्य ऑप्शनल के अब तक 2 वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। तीसरा जो टॉपिक है हमारा प्रश्न पत्र 1 में, वो है मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। ब्रज और अवधी का मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में किस प्रकार विकास हुआ, ये देखने से पहले हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेनी चाहिए। कारण क्या है इस चर्चा का? देखिए, हम डायरेक्ट भी इस प्रश्न को डील कर सकते हैं कि मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी का विकास किस तरह से हुआ। करना कुछ नहीं है, इसमें जो ब्रज भाषा के और जो अवधी के प्रमुख कवि हैं उनके रचनाओं के माध्यम से इस प्रश्न को आगे हम बढ़ा सकते थे। लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, यदि हम अच्छे से समझना चाहें तो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को पहले पढ़ लेना आवश्यक हो जाएगा, जो कि खंड ख में है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये खंड ख है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन की परंपरा पहला इसमें टॉपिक है। उसको समझने से पहले आज के इस क्लास में हम सिर्फ हिंदी भाषा के साहित्य का एक सरलीकृत रूप देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसमें हम समझेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस प्रकार से काल खंडों का विभाजन किया गया है, कितने काल हैं, कब छायावाद है, कब रीतिकाल है, कब भक्तिकाल है, किसको आदिकाल का कवि कहते हैं। इन सारी चीजों को समझने के लिए आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में, जो भी आधे घंटे 35 मिनट या 40 मिनट की क्लास होगी, इसमें हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि जिस हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमें विश्लेषण करना है, उसको डिटेल में पढ़ना है, आखिरकार उसका एक ढांचा क्या है, यह हमें जान लेना आवश्यक है। जैसे कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम सिलेबस देखते हैं, तो इसको भी आप एक सिलेबस के तौर पर समझिएगा कि आखिर हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से कालखंड हैं, प्रमुख कविताएं क्या हैं, किस आधार पर नामकरण किया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है, यह अन्य इतिहास लेखन की परंपरा से भिन्न भी किस प्रकार से है, यह भी देखना होता है। इतिहास बोध होना आवश्यक है। अगर कोई साहित्यकार है, उसको इतिहास की जानकारी नहीं है, तो वो हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य का इतिहास लिखने में असफल रहेगा। जितने भी तरह से प्रयोग हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, कुछ औपचारिक प्रयोग हैं, कुछ अनौपचारिक हैं। किसी किसी इतिहासकार ने क्या किया है कि सिर्फ कालखंडों का विवरण दिया है, किसी किसी ने टाइम पीरियड नहीं बताया। जैसे मैंने, अगर मुझे इतिहास लिखना है हिंदी साहित्य का, तो मैंने इतिहास इस प्रकार से लिख दिया कि ये सब नहीं दिया कि आदिकाल दे दिया कि चलो इसका मैंने एक नाम दे दिया आदिकाल, परंतु मैंने ये नहीं बताया कि ये आदिकाल 1000 से लेकर कब तक है, जिसमें कालखंड का विवरण नहीं दिया जाए, समय न बताया जाए। एक इस प्रकार के लेखक होते हैं इतिहास के, और एक अलग प्रकार के। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी प्रयास किया था, आचार्य शुक्ल जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने किया, फिर द्विवेदी जी ने किया, चतुर्वेदी जी ने किया, डॉक्टर चतुर्वेदी ने। तो किस आधार पर इन लोगों ने किया, ये तो हम डिटेल में देखेंगे ही आज के इस क्लास में। आइए देखते हैं कि कौन कौन से काल हैं हिंदी साहित्य के, प्रमुख कवि क्या हैं, प्रमुख भाषाएं, रचनाकार। अब जो हमारा जो टॉपिक था ना कि मध्यकाल में ब्रजभाषा तथा अवधी का विकास, अब यही तो है मध्यकाल। ये जो समय है ना, भक्तिकाल और रीतिकाल, यही समय मध्यकाल का समय है। मध्यकाल पार्ट 1 और मध्यकाल पार्ट 2 में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को यदि हम एक कॉलम में रख दें तो इसी को हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य का मध्यकाल। ये हो गया आदिकाल, ये मध्यकाल और ये आधुनिक काल। समझे आप? अब ये जानना, अब देखिए आप समझिएगा कि प्रश्न था कि कैसे हम विकास को बताएं अवधी और ब्रजभाषा के, यानी कि इन सारे कवियों की रचनाओं के बारे में हमें जिक्र करना, इनके रचनाओं में किस प्रकार की विशेषता है, कैसे इन रचनाओं ने अवधी तथा ब्रजभाषा के विकास में योगदान दिया। यदि हम ये समझ जाएं तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं आदिकाल से। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला काल आता है, जो पहला समय आता है, उसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल का एक और नाम वीर गाथा काल भी है, और इसको हम आरंभिक काल भी कहते हैं। तो आदिकाल का एक नाम हम लिख सकते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, यह भी इसका एक नाम है। अब जब ये आदिकाल है, इसमें भी क्या हुआ, जब हम आदिकाल को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझ सकेंगे कि इस आदिकाल नाम को लेकर कितनी चर्चाएं हुई, उसके बाद यह नाम रखा गया। जब वीर गाथा काल कहा गया तो यह कहा गया कि इस काल में जितनी रचनाएं हैं उसमें
वीर रस का भरपूर प्रयोग है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि यह वीर गाथा काल है। परंतु कुछ लोगों ने इसमें श्रृंगार के भी उदाहरण प्रस्तुत किए, ठीक है, तो फिर इस पे विवाद होने लगा कि आखिर इसका हम नाम क्या रखें। किसी ने कहा कि इसका नाम बीज वपन काल रख देते हैं। अब ये अलग अलग है, किसने कहा ये सब आपको बताया जाएगा जब डिटेल में आदिकाल पढ़ेंगे। यदि बीज वपन काल रख दें, इसका अर्थ होता है बीज का जन्म होना। बीज अभी जन्म ले रहा है ना, बीज वपन मतलब बीज निकल रहा है, अब पौधे का निर्माण हो रहा है। क्या आदिकाल को हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के का बीज वपन काल है? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी अपभ्रंश में और अवहट्ट में हमने देखा कि काफी रचनाएं लिखी जा चुकी थी। तो ऐसा मान लेना कि हिंदी अभी बीज है, ये इसके साथ न्याय नहीं कर सकता था। अंततः आदिकाल और वीर गाथा काल नाम पर सब लोग राजी हुए, जितने भी इतिहासकार हैं, तो हम इसको इस नाम से पढ़ते हैं। समय क्या है इसका समय है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। 1350 के बाद मध्यकाल की शुरुआत होती है। इतिहास की दृष्टि से भी हम देखें, यदि अपने जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से, इसके इतिहास के नहीं, जनरल जो इतिहास पढ़ते हैं, तो ये 1000 से 1350 ईस्वी और 1350 के बाद के समय को ही हम कहते हैं, जब सल्तनत काल आ जाता है तो हम कहते हैं कि यह समय जो है भारत में मध्यकाल की शुरुआत है। आदिकाल में कितने प्रकार के साहित्य लिखे गए, उसमें से पहला प्रकार है सिद्ध साहित्य। यानी आदिकाल में क्या क्या पढ़ना होगा? सिद्ध साहित्य पढ़ना होगा। सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य पढ़ना होगा, रासो काव्य पढ़ना होगा, रासो साहित्य जिसको हम कहते हैं, जैन साहित्य और वीर गाथा काल तो इसका नाम ही है। सिद्ध साहित्य में सरहपा कन्हरपा जो लोग हैं इनके बारे में पढ़ना है, ये जो कवि हैं। नाथ साहित्य में हमें मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, ये जो नाथ परंपरा है, योगियों की नाथ परंपरा, जिसमें हठ योग की प्रधानता होती है। अभी जो परीक्षा हुआ है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें एक प्रश्न था जिस पर विवाद का विषय हो गया था कि नाथ पंथ की शुरुआत किसने की। ठीक है, तो नाथ पंथ जो है ये माना जाता है कि भगवान शिव से इसकी शुरुआत हुई थी और उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ को बताया, फिर मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य जो थे वो थे गोरखनाथ। खैर, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना होगा। फिर आते हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य एक तरह से देखा जाए तो ये वीर रस के साहित्य की श्रेणी में आ जाता है, जो चंद्रबरदाई का है। चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा उसकी चर्चा यहां पे करनी होगी। और जैन साहित्य में जो प्रमुख रचनाकार हैं उसमें एक है स्वयंभू। फिर हम आते हैं भक्ति काल पर। भक्ति काल का नाम भक्ति काल इसलिए पड़ता है क्योंकि इस काल में देखा गया कि भक्ति भाव की प्रधानता है। भक्ति भाव की प्रधानता है। अब ये भक्ति भी कई अलग अलग प्रकार की शाखाओं में बढ़ती है। एक को हम कहते हैं निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरे को हम कहते हैं सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण और सगुण में अंतर सिर्फ इतना है कि सगुण का अर्थ होता है कि एक ऐसे देवता, एक ऐसे इष्ट पर विश्वास रखना जिसका एक रूप है, उस रूप के आधार पर आप उसकी पूजा करते हैं। और निर्गुण यानी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, यदि हम इस प्रकार की बात करें तो वो निर्गुण शाखा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर क्या किया गया कि इस निर्गुण और सगुण शाखा में भी अलग अलग शाखाएं बननी प्रारंभ हुई। भक्ति काल 1350 से 1650 का जो काल है, इसमें से निर्गुण शाखा और सगुण शाखा के बारे में हमने समझा। अब निर्गुण शाखा को भी हमने दो भाग में बांट दिया। इसको हम निर्गुण शाखा को दो भाग में बांट सकते हैं। जो पहला है उसको हमने कहा ज्ञानाश्रयी शाखा। क्या नाम दिया इसका? हमने नाम दिया ज्ञानाश्रयी शाखा। और दूसरी शाखा का हमने नाम दिया प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को हम संत कवियों के रूप में पढ़ते हैं। जो संत कवि हैं इसमें कौन आ जाते हैं? तो कबीर आ जाएंगे, रैदास आ जाएंगे, गुरु नानक आ जाएंगे। इन लोगों ने निर्गुण इष्ट की, निर्गुण ईश्वर के बारे में चर्चाएं की हैं। और इनको ज्ञानाश्रय इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कविताओं में आपको ज्ञान मिलेगा। जबकि सूफी कविताओं में, जो सूफी काव्यधारा है उसमें हम खासकर मानते हैं प्रेमाश्रयी शाखा को। इसमें जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी, ये एक प्रसिद्ध कवि के रूप में सामने आते हैं, हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा यानी कि यहां पर ईश्वर की चर्चा हो रही है। सूफी काव्यधारा में क्या होता है कि सूफी काव्यधारा भी निर्गुण भक्ति काल की एक शाखा है सूफी। इसमें क्या होता है कि कोई प्रियतम है, किसी की प्रेयसी है,
तो उस प्रेयसी को ईश्वर बना देना, यह सूफी काव्य धारा में हमें समझ में आती है। यानी जिससे कोई प्यार करता है वही उसके लिए ईश्वर हो जाए, उसी में तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तुझ में रब दिखता है, आप वैसे समझ सकते हैं कि सूफी काव्य धारा यानी तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो खैर क्या करें, तो इन्होंने रचनाएं करी। आगे बढ़े तो यह हो गया प्रेमाश्रयी का शाखा, प्रेम की चर्चा होगी। इस प्रकार अपनी प्रियतम को ईश्वर के समकक्ष बिठा दिया जाएगा कि ईश्वर, और इसमें क्या होगा कि सूफी में इस प्रकार से वर्णन करते हैं ये लोग, जो सूफी काव्य धारा है, जब हम आगे पढ़ेंगे आदिकाल तो उसमें देखेंगे भक्ति काल में, ये लोग इतने हाई लेवल पे जाके बातें करते हैं ना कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है ना, उसका काफी प्रयोग हमें यहां पे देखने को मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा भक्ति काल की कौन सी शाखा है, इसको हम मिटा दें नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सगुण शाखा। सगुण शाखा को भी दो भागों में हमने बांटा, एक को राम मार्गी और दूसरे को हम कहते हैं कृष्ण मार्गी। राम मार्गी शाखा जो है सगुण भक्ति की, ये ऐसी शाखा है जिसमें भगवान राम को भगवान माना जाएगा या ईश्वर माना जाएगा और उन पर आधारित कविताओं की रचनाएं होंगी, जैसे तुलसीदास, नाभादास और रामानंद। तुलसीदास राम मार्गी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है इनका। इनकी प्रमुख रचनाएं आप सबको पता है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, रामचरितमानस अवधी जो हिंदी की एक बोली है। इसके अलावा इन्होंने कवितावली, पार्वती मंगल, गीतावली इत्यादि इन्होंने लिखा। तो तुलसीदास राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कृष्ण मार्गी शाखा। इसमें आप जिस शाखा में कृष्ण को ईश्वर माना जाए, इष्ट माना जाए, उस शाखा को हम कहते हैं कृष्ण मार्गी शाखा। इसमें सूरदास आते हैं, रहीमदास आते हैं और मीरा आती हैं, और भी लोग आएंगे, लेकिन प्रमुख कवियों में हम इन तीनों की गणनाएं करते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो मध्यकाल का जो दूसरा चरण है, इस चरण को हम कहते हैं रीतिकाल। रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक ऐसा काल है कि यह समय है 1650 से 1850 ईस्वी। आप याद करिए इतिहास के दृष्टिकोण से तो यह समय ब्रिटिश काल का समय चल रहा है। ब्रिटिश काल का समय चल रहा है। छोटे छोटे जो राजा हैं भारत में, जो छोटे छोटे रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, जो किंगडम है, उन राजाओं के दरबार में कोई ना कोई कवि रहा करते थे। अब क्या है कि ब्रिटिश 1850 यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, 1650 से 1850। ऐसे समझिएगा कि 1857 में एक क्रांति होती है, आप सबको पता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जिसको हम कहते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। यानी कि 1750 के बाद का जो समय है 100 साल का, यहां पर ब्रिटिश अब इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। यह समय जो है, आसपास जो छोटे मोटे राजा थे उनको खुश करने के लिए दरबार में कुछ कवि रहा करते थे। उनकी रचनाओं का जो एक उद्देश्य होता था, यहां पर आदिकाल में रचनाओं का उद्देश्य कुछ और है, भक्ति काल में रचनाओं का उद्देश्य, अब आप यहां रचनाओं का उद्देश्य देखिए, संत यानी ज्ञान देना चाहते हैं, ये प्रेम अपने प्रियतम को बताना चाहते हैं कि तुझ में रब दिखता है। सगुण और राम मार्गी, कृष्ण मार्गी में राम और कृष्ण की उपासना के लिए लिखा जाता है, जबकि रीतिकाल में अपने राजा को खुश करने के लिए लिखा जाता है। स्वर्ण मुद्राएं पानी है इसीलिए लिखा जा रहा है। अब राजा खुश कब होगा? राजा को खुश करने के लिए अब क्या सुनाएंगे? राजा तभी खुश होगा जब उसको श्रृंगार की कविताएं सुनाई जाएंगी। अब राजा को आप वीर रस की कविताएं भी सुनाइए, लेकिन वीर रस के अलावा जो प्रमुख है वो है श्रृंगार की कविताएं। इसीलिए रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसा काल जिसमें श्रृंगार प्रधान रचनाएं हों। श्रृंगार प्रधान रचनाएं जिस काल खंड में लिखी गई हैं उसी काल खंड को हम रीतिकाल कहते हैं। हमने ये भी समझा कि आखिर क्यों श्रृंगार प्रधान रचनाएं हो रही हैं, क्योंकि खुश करना है राजा को, और राजा तभी खुश होगा जब उसको अच्छी अच्छी कविताएं आप सुनाइएगा। नखशिख वर्णन, नायिका का नखशिख वर्णन इसमें किया गया है, मतलब नाखून से लेकर और सिर तक नायिका के अंग प्रत्यंग का वर्णन करना है, और इस प्रकार वर्णन करना है कि राजा खुश भी हो जाए, उसको मजा आए। तो यह है रीतिकाल जिसको हम श्रृंगार काल कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की रचनाएं लिखी गई, 3 नहीं 4 लिखी गई।
एक को हम कहते हैं रीतिबद्ध, दूसरे को रीति सिद्ध और तीसरे को रीति मुक्त, और चौथी प्रकार की जो रचनाएं हैं वो रीति इतर रचनाएं हैं, यानी कि वो रीति काल से, रीति की ये जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त है ना, इनसे अलग हटकर कुछ रचनाएं लिखी जाएं। खास करके जैसे गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये वीर रस की रचनाएं लिखे, वीर रस की, तो इसीलिए इसको रीति इतर कहते हैं। श्रृंगार से अलग रचनाएं जहां पर लिखी गई हो उसे हम रीति इतर में ले लेंगे। अब रीतिबद्ध में केशव दास और मतीराम ये प्रमुख कवि थे। प्रवर्तक कवि कौन है इसके लिए हम जब पढ़ेंगे रीतिकाल तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ मतभेद भी देखने को मिलते हैं। रीति सिद्ध में बिहारी आते हैं और रीति मुक्त में घनानंद आते हैं। बिहारी तो मतलब श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं। श्रृंगार के बारे में बिहारी ने जो लिखा है उनके दोहों में वो बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। केशव दास और घनानंद की भी वही बातें हैं, क्यों, चूंकि श्रृंगार प्रधान रचनाएं ही हैं, राजा को खुश करना है तो हमें लिखना ही है। बिहारी के बारे में कहा गया है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी बिहारी सतसई जो इन्होंने रचना की, सतसैया के दोहरे, सतसई के जो दोहे हैं बिहारी के, ये देखने में छोटे लगते हैं, जैसे नाविक के तीर हो, मल्लाहों के तीर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उसी प्रकार बिहारी की रचनाएं, बिहारी के दोहे भी देखने में तो छोटे लगते हैं परंतु उनका घाव जो है वो बड़ा ही गंभीर होता है। ठीक है, तो ये रीतिकाल के बारे में हमने चर्चा की। अब आता है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का 1850 से लेकर और अभी तक के समय काल को हम आधुनिक काल कहते हैं। चाहे आप प्रसाद पंत निराला को पढ़िए, मुक्तिबोध को पढ़िए, अज्ञेय को पढ़िए, ठीक है, उसके अलावा यहां जितने भी नाम लिखे हैं इन सबको हम आधुनिक काल के अंतर्गत ही लिखेंगे। 1850 के बाद आज तक की जितनी रचनाएं हैं, आज भी जो कवि लिख रहे हैं, वो सब आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाता है। आधुनिक काल में अब अलग अलग सब डिवीजन किया गया, अलग अलग शाखाएं बांटी गई समय के आधार पर। जैसे कि हमने देखा 1000 से 1350 तक आदिकाल है, भक्तिकाल 1350 से 1650 है, रीतिकाल 1650 से 1850 है, 1850 से अभी तक की कविताओं को, समकालीन कविताओं को हम आधुनिक काल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आते हैं आधुनिक काल में विभाजन किया गया तो पहला युग आया भारतेंदु युग। 1850 से 1900 का जो समय है ये भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है और ये युग भारतेंदु के नाम से ही जाना जाता है। भारतेंदु के बारे में आप हमें पढ़ना भी है, इनकी रचनाओं के बारे में हमारे सिलेबस में भी है भारतेंदु की रचनाएं। मैं बता दूं कि क्या रचनाएं हैं इनकी जो सिलेबस में है हमारे। भारत दुर्दशा जो हमें पढ़ना है गद्य साहित्य में, वो भारतेंदु की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र ये दूसरे महत्वपूर्ण कवि भारतेंदु युग में आ जाते हैं। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 के समय काल को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही इस युग का नाम द्विवेदी युग दिया गया। मैं बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी अलग हैं। जिनके नाम पर द्विवेदी युग की शुरुआत हुई, जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब द्विवेदी युग में भी दो तरह की रचनाएं की गई, एक अनुशासन में रहकर रचनाएं, अनुशासित रचनाएं, काव्यानुशासन होता है, काव्य की एक अपनी अनुशासन भी है। आप गजल लिखते हैं, आप गीत लिखते हैं तो उसका एक अनुशासन है, किस प्रकार मुक्तक लिखा जाए, किस प्रकार सोरठा, चौपाई, छंद, जितने भी अलग अलग प्रकार के छंद हैं, उन छंदों में मात्रिक छंद होते हैं, वार्डिक छंद होते हैं। आपको पता है मात्राओं के आधार पर और वर्णों की संख्याओं के आधार पर छंदों का विभाजन किया जाता है। तो अनुशासन, काव्यानुशासन यानी कि काव्य में जो अनुशासन है, किस छंद में आप लिख रहे हैं, जैसे गजल में लिखते हैं तो गजल में क्या बहर है ये देखते हैं, वैसे ही गीतों वगैरह में हम देखते हैं मात्राओं की बातें होती हैं, मुक्तक वगैरह में। तो एक अनुशासित काव्यधारा थी और एक स्वच्छंद थी। अनुशासित में महत्वपूर्ण है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास, और उसके बाद से आपने साकेत वगैरह देखी होंगी, पढ़ी होंगी रचनाएं। उसके अलावा स्वच्छंद में आते हैं श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। फिर जो अत्यंत महत्वपूर्ण काल आता है वो आता है छायावाद। 1918 से 1936 के समय को हम छायावाद कहते हैं और जो प्रमुख कवि हैं इसमें वो हैं प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद यानी कि कौन प्रसाद? जयशंकर प्रसाद,
पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला कौन? ठीक है, ये देखिए प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। जब भी छायावाद की बात की जाएगी 18 से 36 तो इनका नाम हमें याद रखना है। प्रसाद की रचनाएं कामायनी वगैरह हैं, और भी रचनाएं हैं, आंसू है, बहुत सारी रचनाएं हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम समय को समझ रहे हैं। पंत है, फिर निराला है, निराला की सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता हमारे सिलेबस में भी है। महादेवी वर्मा की यामा, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। फिर आता है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद 1936 से 1940। अब निराला की रचनाओं में आपको राम की शक्ति पूजा भी पढ़नी है, राम की शक्ति पूजा हमें पढ़नी है, हमारे सिलेबस में है। कुकुरमुत्ता हमारे सिलेबस में है। तो ये सारा जब पेपर 2 हम डिस्कस करेंगे तो पेपर 2 के खंड क में, जिसमें हमें पद्य साहित्य की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ना है, उसमें हमें इन लोगों के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना ही है। फिर आते हैं उत्तर छायावाद। अब देखिए छायावाद और उत्तर छायावाद का जो समय है ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। ये 36 से 40 भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं ये 35, 36, 37 लिखा रहेगा। तो ये बस याद रखना है कि छायावाद तथा उत्तर छायावाद एक ही टॉपिक के अंतर्गत आ जाएगा। 18 से 1940 के आसपास का समय। अब यहां पे ओवरलैप हो रहा है 40-43, ये देखिए थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो वो उसी के समय काल में अपने आप शिफ्ट हो जाता है। ये 18 से 40 कह लीजिए या 43 कह लीजिए, उसके हिसाब से। अब देखिए 18 से 36 हमने यहां पे कहा इसको, और 36 से 43 प्रगतिवाद शुरू हो गया। तो प्रगतिवाद इसमें लैप कर रहा है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। 18 से 36 या 18 से 40 छायावाद प्लस उत्तर छायावाद एक हेडिंग में आ जाएगा। अब उत्तर छायावाद में देश प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी जाने लगी और कुछ अन्य कविताएं भी लिखी जाने लगी। उत्तर छायावाद में जो अन्य कविताएं हैं, इसी में एक आता है हालावाद। हालावाद, हालावाद का मतलब क्या हुआ? देशभक्ति कविताएं। तो हमने समझ ली कि देशभक्ति कविताएं लिखी जाएंगी इसमें। हालावाद यानी कि हाला, मधुशाला आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, नाम कम से कम नहीं पढ़ा होगा तो मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उत्तर छायावाद के अंतर्गत ही हालावाद को भी हम पढ़ेंगे। और हालावाद में जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? वो हैं बच्चन। बच्चन की मधुशाला सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। नहीं भी पता होगा तो एटलीस्ट नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, यदि नहीं भी पढ़ा होगा तो। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने, किसकी है रचना? इन्हीं की रचना है ना। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। खैर, आते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से 1943 का जो समय है, ये प्रगतिवाद का समय है। अब ये जो कविता का समय आ रहा है ना 36 से 43, इसके बाद ये सब आधुनिक कविता के अंतर्गत ही आ रहा है। प्रगतिवाद में मुक्तिबोध आ जाते हैं। फिर आता है प्रयोगवाद। असल में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को एक ही मान के चलते हैं कई बार हम। 1943 से 1951 इसके प्रवर्तक अज्ञेय रहे हैं, और धर्मवीर भारती भी इसके प्रमुख कवि हैं इस काल के। फिर आती है नई कविता। नई कविता जो है, ये इसके प्रवर्तक कवि भी अज्ञेय हैं। यहां पर जनवादी कविता की शुरुआत होती है, जनता से संबंधित कविताओं की शुरुआत होती है, समाजवाद की कविताओं की शुरुआत होती है। यानी कि यहां पर काव्य का उद्देश्य जनता के दुख दर्द को बयान करना कविताओं में, साथ ही साथ समाजवाद की तरफ समाज को जागृत करने का जो काम है वो नई कविता के समय में किया जाता है। नई कविता के बाद 1960 के बाद का जो समय आता है, उसे हम अकविता के नाम से भी जानते हैं। असल में नई कविता और अकविता दोनों को हम एक ही मान लेते हैं। अकविता का जो समय है 1960 से समय की शुरुआत हो जाती है। जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सौमित्र मोहन, गंगा प्रसाद, विमल। अब देखिए हमारी जो सिलेबस है, इसमें हमें जिस कालखंड के बारे में पढ़ना है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 काल: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में ही ये सारा कुछ आ जाएगा। प्रमुख कवि जो हमें पढ़ना है, देखिए आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां: छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। आप सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो लेकर बैठा करिए, आप उससे फायदा होगा आपका। आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। ये जो है नई कविता, यही हो गई जनवादी कविता प्लस समाजवादी कविता। जनवादी कविता और समाजवादी कविता को हम नई कविता के अंतर्गत पढ़ लेंगे।
प्रगतिवाद, प्रयोगवाद हमें पढ़ना ही है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और उत्तर छायावाद पढ़ा। फिर अकविता, अकविता के बाद नवगीत तथा जनवादी कविता। फिर से ये देखिए जनवादी कविता, यहां पर समाजवाद को विशेषता दी गई, यहां पर पुनः जनवादी। अब ये देखिए 1960 से 1980 का समय आ रहा है, तो नवगीत और जनवादी कविता के बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में है, जनवादी कविता तथा नवगीत के नाम से, प्लस समकालीन कविता। इसी को हम समकालीन कविता की श्रेणी में भी रखेंगे। समकालीन कविता आज की जो कविता है वो इसी में आती है। प्रमुख कवि जो है नवगीत और जनवादी कविता के, इसमें है रघुवीर सहाय और दुष्यंत कुमार। जनवादी कविता मतलब जनता के दुख दर्द को बयान करना, तो दुष्यंत कुमार ने बयान किया भी है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये क्या है, जनवादी कविता का ही तो उदाहरण है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आग जलती रहेगी और हम लोग ऐसे ही पढ़ते भी रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का एक परिचय मात्र दिया है। इसके बाद की अगली क्लास में हम जो शुरुआत करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किस प्रकार इतिहास लेखन की शुरुआत होती है, क्या प्रवृत्तियां रही इतिहास लेखन में, क्या बाधाएं आई, क्या चुनौतियां रही इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। फिर जब हम ये मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे तो अवधि तथा ब्रजभाषा का विकास भी हम उसी में देख लेंगे। ठीक है, पेपर 1 ही चलेगा अभी, पेपर 1 समाप्त होने के बाद ही हम लोग पेपर 2 पे आएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं 2 मिनट में इसको एक बार रिवाइज करना चाहता हूं। सबसे पहले इतिहास का पहला कालखंड आता है आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी। उसके बाद भक्तिकाल 1350 से 1650 और 1650 से 1850 रीतिकाल का समय। भक्तिकाल प्लस रीतिकाल दोनों को यदि हम एक में मिला दें तो इसी को हम कहेंगे हिंदी कविता का, हिंदी साहित्य के इतिहास का मध्यकाल। अवधि और ब्रजभाषा का विकास आपको इसी में देखने को मिलेगा। देख लीजिए, अवधि यहां पे है और ब्रजभाषा यहां पे है, आपको सामने सामने देखने को मिलेगा। इसी में निर्गुण शाखा, सगुण शाखा भक्ति काल में पढ़ेंगे। सगुण में राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, निर्गुण में संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। फिर हम आएंगे रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति से इतर। फिर आएंगे आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में अनुशासनात्मक और स्वच्छंद। उसके बाद आएंगे छायावाद में प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। उत्तर छायावाद देश प्रेम और हालावाद जो बच्चन साहब की है, बच्चन साहब यानी अमिताभ बच्चन नहीं, उनके पिताजी। फिर आते हैं प्रगतिवाद 1936 से 43 मुक्तिबोध। प्रयोगवाद 43 से 51 अज्ञेय तथा धर्मवीर भारती प्रवर्तक अज्ञेय। नई कविता प्रवर्तक अज्ञेय और समाजवाद से संबंधित कविताएं। अकविता 1960 के बाद की कविता को अकविता भी कहते हैं, सौमित्र मोहन और गंगा प्रसाद विमल। फिर आता है नवगीत तथा जनवादी कविता, दुष्यंत कुमार और रघुवीर सहाय। इसके अलावा एक जो मैं लिखने को भूल गया था, मैं उसको भी लिख देता हूं यहां पे, जिसको हम साठोत्तरी कविता के नाम से जानते हैं। साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी कविता यानी कि 1960 के बाद लिखी गई और अभी तक चल रही कविता को हम साठोत्तरी कविता, यानी जो समकालीन कविता है वो दरअसल और कुछ नहीं बल्कि साठोत्तरी कविता ही है जो 60 के बाद लिखी गई। खैर, तो ये कुल मिलाकर आज हिंदी साहित्य के इतिहास का एक सरल परिचय मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो भी इसमें डाउट रहा होगा पहले से, उसको मैं क्लियर करने में कुछ हद तक सफल रहा होऊंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं 100% सफल रहा हूं, लेकिन कम से कम यदि आपके जो डाउट्स रहे हों या इतिहास की पढ़ाई, हिंदी साहित्य के इतिहास की पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें, किस तरह का कालखंड है, कब भारतेंदु युग आएगा, कब द्विवेदी युग आएगा, मैं आशा करता हूं कि मैंने इस डाउट को आपके मन से निकालने में मैं कम से कम 60-70% ही सही सफल जरूर रहा होऊंगा। ये आपके कमेंट बताएंगे कि मैं सफल हूं या इसमें असफल रहा, वो तो आपके ऊपर है, जैसे भी आप बताएंगे। खैर, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर अच्छा लगता है तो फिर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो रोज में रटी रटाई बात है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल फ्री है और आप लोगों के लिए है, हमारे लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।